हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म कर डालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट माइग्रेशन के बारे में ये है कि माइग्रेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। बोलने का मतलब है माइग्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब मेन पार्ट है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना ओवर टाइम। मतलब डिफरेंट समय पे डिफरेंट पॉपुलेशन होता है किसी भी प्लेस में, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करता कौन है? माइग्रेशन करता है। और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर स्पेस का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही टाइम पे डिफरेंट पॉपुलेशन होता है। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर स्पेस। समझ में आया? टाइम का मतलब है कि एक ही प्लेस में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पॉपुलेशन है, और स्पेस का मतलब है कि एक ही टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता कौन है? माइग्रेशन करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर करते हैं, तो माइग्रेशन उसमें से एक मेन फैक्टर है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो मेन टॉपिक है माइग्रेशन, उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स में एक टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा के बारे में, इसको खत्म करते हैं पहले। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन द 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? इंडियन डायस्पोरा का मतलब वो पीपल होते हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी। मतलब इंडिया से जो बाहर चले गए हैं और फॉरेन में जाकर सेटल हो गए हैं। ये मेनली एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो लोग इंडिया से कब पीपल किस किस समय पे बाहर गए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 स्टेजेस में या फिर 3 वेव्स में इंडिया के पीपल लोग बाहर मूव किए हैं। पहला स्टेज ये था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिश पीरियड, मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स मतलब वो बधुआ मजदूर बोल सकते हैं। तो बहुत सारे बधुआ मजदूर जो थे, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया से बाहर भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? वे आर सेंट टू मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड्स। ये सब कैरिबियन आइलैंड्स का नाम दिया है टोबैगो, गुआना, ट्रिनाड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे वर्कर्स को निकाल के, लेबरर्स को निकाल के इन सब कंट्रीज़ में भेजा गया था ब्रिटिश द्वारा। वैसे फ्रेंच ने कुछ लोगों को कहाँ भेजा था? टू रीयूनियन आइलैंड, गॉन्डेलोप, मार्टिनिकी एंड सूरीनाम। फ्रेंच एंड डच ने लोगों को यहाँ भेजा था। पोर्चुगीज़ लोगों ने गोवा, दमन एंड दीव से निकाल के अंगोला, मोजाम्बिक्यू, ये सब जगह पे भेजा था टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स, और भी बहुत सारे काम के लिए। ठीक है, तो ये सब जो माइग्रेशन है वेर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिट एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, एक बधुआ मजदूर बना के सबको बाहर भेजा गया था, और ये सब लिविंग कंडीशन इन सब मजदूरों का वर नॉट बेटर देन द स्लेव्स। एक गुलाम से बढ़कर इनका लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो ब्रिटिश लोगों ने इंडेंचर्ड लेबर्स को बाहर भेजा टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स, ये था फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। पहले लोग ऐसे मूव किए पहला चरण में। सेकेंड वेव माइग्रेंट्स का तब हुआ जब द सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्रीज इन रिसेंट टाइम्स एज प्रोफेशनल्स, आर्टिजन्स, traders and factory workers in search of economic opportunities to Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, ब्रूनी एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल के समय में, जब इंडिया के लोग, कौन लोग? मेनली प्रोफेशनल्स लोग, आर्टिसंस लोग, व्यापारी लोग, फैक्ट्री वर्कर, ये सब लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का सर्च में नेबरिंग कंट्री जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब में मूव किए। तो ये मूवमेंट कहलाने लगा सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। समझे यहाँ तक? और थर्ड वेव कब आया था? इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि देयर वॉज अ स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडियाज सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर इन द वेक ऑफ द ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया इन 1970s। तो 1970s में जब ऑयल बूम हुआ था, तब ज़्यादातर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर यहाँ से मूव कर गए थे इंडिया से। देयर वॉज ऑल्सो सम आउटफ्लो ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन टू वेस्टर्न कंट्रीज। ये सब लोग भी मूव कर गए थे। तो इतना ये सब चीज़ आपको याद नहीं रखना है, जितना अंडरलाइन किया हुआ है आप सिर्फ उतना याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बात करते हैं थर्ड वेव। तो थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट वॉज कंप्राइज्ड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स एंड अदर्स, जो माइग्रेट कर गए थे टू कंट्रीज सच एज USA, कनाडा,
UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। तो ये सब लोग प्रोफेशनल्स लोग जो यहाँ पे माइग्रेट किए थे, ये माइग्रेशन कराने लगा थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट, ठीक है। और खासकर से लिबरलाइजेशन के बाद 1991 में LPG रिफॉर्म्स आया था। उसके बाद इन द 90s एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन एमिग्रेशन हैज़ मेड इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। तो 1990s के बाद में क्या हुआ कि एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड इंडियन एमिग्रेशन, तो एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाने लगे, ठीक है, और काफ़ी स्किल्ड जो इंडियन के वर्कर्स जो थे वो लोग बाहर जाने लगे। इस वजह से जो इंडिया के जो बाहर में लोग हैं इंडियन डायस्पोरा, चाहे वो USA में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी एक पावरफुल डायस्पोरा के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। तो ये था ब्रीफ एक ओवरव्यू इंडियन डायस्पोरा का। तो एग्जाम में इसे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी अगर आया तो यही क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द 3 वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। बस आप इसको हल्का सा पॉइंट में दिमाग में रखिएगा। पहले वेव में ये थे, दूसरे वेव में ये, तीसरे वेव में प्रोफेशनल लोग। चलिए आते हैं मेन चैप्टर पे जो कि है माइग्रेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में क्या होता है, सेंसस होता है, और सेंसस के द्वारा ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितने लोग माइग्रेंट किए हैं या फिर माइग्रेशन करके आए हैं या फिर माइग्रेशन करके गए हैं। इसके बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया। और इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था इन 1881, ठीक है। और यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। पूछा गया था कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। मान लीजिए दिल्ली में कोई इंसान, किसी से पूछा गया कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो वो इंसान मान लीजिए बोल दिया बिहार, तो इसका मतलब प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को एक माइग्रेंट घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। तो माइग्रेशन का जो डेटा था वो रिकॉर्ड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। समझे कि नहीं यहाँ तक। तो लेकिन 1961 में क्या हुआ, एक मॉडिफिकेशन लाया गया इस सेंसस में। अब प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस भी पूछा जाने लगा कि आप इतने इस प्लेस पे कितने दिनों से रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर वो इंसान दिल्ली में रह रहा है फिलहाल, उससे पूछा गया कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, मान लीजिए वो बोला बिहार, फिर उससे पूछा जाए कि आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हो, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा उससे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस 1961 से ये पूछा जाने लगा। फिर 1971 में कुछ और चेंजेस आया। इसमें प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, मतलब आप पिछला बार कहाँ रहे थे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। प्लेस ऑफ एनुमरेशन का मतलब जहाँ पे जनगणना हो रहा है, सेंसस हो रहा है, तो वहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हो, ठीक है, जिस प्लेस पर वो डाटा पूछा जा रहा है। तो ये सारी दोनों चीज़ ही पूछा जाने लगा फ्रॉम 1971। और 1981 में एक और चेंजेस आया, वो चेंज था रीज़न फॉर माइग्रेशन, कि आप यहाँ पे क्यों माइग्रेट करके आए हो। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक ब्रीफ अगर टेबल में समराइज़ करें तो आप ये टेबल देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1881 जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तब से लेकर 1961 तक सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे पूछा जाता था और उस पर डिसाइड किया जाता था कि आप माइग्रेंट हो कि नहीं। फिर 1961 में एक मॉडिफिकेशन आया, वो मॉडिफिकेशन ये था कि प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंसी पूछा जाने लगा, ठीक है। फिर 10 साल बाद 1971 में प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस भी पूछा जाने लगा और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, जहाँ पे जनगणना हो रहा है वहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो, ये पूछा जाने लगा। और 1981 में रीज़न फॉर माइग्रेशन भी पूछा जाने लगा कि आप यहाँ पे क्यों माइग्रेट किए हो। ऐसे करके और भी चेंजेस आया, तो इसका ब्रीफ समरी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनुमरेटेड ऑन 2 बेसिस। तो 2 बेसिस पे किसी को माइग्रेशन बोला जाएगा। पहला, नंबर 1 प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर किसी इंसान का प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, तो वो इंसान को घोषित कर दिया जाएगा एज अ लाइफ टाइम माइग्रेंट, ठीक है। प्लेस ऑफ एनुमरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए आप फिलहाल पढ़ने के लिए मान लीजिए बेंगलोर गए, ठीक है, और उसी टाइम जनगणना हो गया, तो जनगणना डेटा पूछने के लिए आपके पास बेंगलोर में ही आएगा, ठीक है ना। तो बेंगलोर आपका हो गया प्लेस ऑफ एनुमरेशन, लेकिन आपका घर मान लीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली आपका हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, समझ रहे हैं। तो अगर किसी का प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, तो वो कहलाएगा लाइफ टाइम माइग्रेंट, ठीक है। और दूसरा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इफ़ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, उसको बोला जाएगा माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, मान लीजिए आप पिछली बार मान लीजिए आपने 10th क्लास पास किया कोलकाता से, ठीक है, 12th क्लास पढ़ने के लिए आप चले गए बेंगलोर चले गए मान लीजिए, और आपका घर है मान लीजिए दिल्ली में, तो पूछा जाएगा कि आपसे आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कोलकाता, ठीक है। लेकिन अब ये प्लेस ऑफ एनुमरेशन क्या हो जाएगा, बेंगलोर, तो यहाँ पे डिफरेंट है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस और प्लेस ऑफ एनुमरेशन, तो आपको बोला जाएगा आप क्या है, एक माइग्रेंट है बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। समझे कि नहीं समझे। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन
लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको लिखना क्या होगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लाइफ टाइम माइग्रेंट, आपको लिखना होगा इफ़ अ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ऐड कीजिएगा कि इफ़ अ पर्सनस प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन ही इज़ नोन एज, ही या फिर सी इज़ नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट। समझ गए लिखने का तरीका। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इफ़ अ पर्सनस प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन ही और सी इज़ नोन एज माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। समझ में आ गया। इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग पूछ लेंगे कि नेम 2 बेसिस ऑन विच माइग्रेशन इज एनुमरेटेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया। तो 2 बेसिस क्या है, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो नाम तो लिखना ही है आपको और उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल इन द कंट्री, 455.8 मिलियन मतलब अबाउट 37% वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 37% माइग्रेंट ऐसे थे जो माइग्रेंट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस थे। ठीक है, बस ये परसेंटेज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन बोलने का मतलब है कि माइग्रेशन किस किस रास्ते से होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए अगर माइग्रेशन का बात करें तो माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं मेनली। इंटरनल माइग्रेशन जो कि होता है विद इन द कंट्री, और दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन, वो माइग्रेशन जो कंट्री के आउट ऑफ द कंट्री और इनटू द कंट्री होता है फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब अगर एक इंसान कंट्री के बाहर जा रहा है या फिर कंट्री के बाहर से अंदर आ रहा है तो वो माइग्रेशन कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन, और अगर कंट्री के अंदर ही कहीं भी मूवमेंट हो तो वो माइग्रेशन कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग इंटरनल माइग्रेशन से। तो अंडर द इंटरनल माइग्रेशन 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड। तो अंदर में माइग्रेशन होने का 4 तरीका है, 4 स्ट्रीम है। पहला है रूरल टू रूरल एरिया में हो सकता है, नंबर बी रूरल टू अर्बन, नंबर सी अर्बन टू अर्बन, और नंबर डी अर्बन टू रूरल। ठीक है, ये 4 स्ट्रीम है ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। अब इंटरनल माइग्रेशन को अगर डिवाइड करें तो और 2 तरीके में डिवाइड होता है वो। एक होता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और दूसरा होता है इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, स्टेट के अंदर, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर स्टेट कोई बोल रहा है इसका मतलब बिटवीन द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। कोई बोल रहा है इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर में कहीं भी वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स के बारे में तो आप पाएंगे द स्ट्रीम वॉज डोमिनेटेड बाई फीमेल माइग्रेंट्स। तो इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर मेनली फीमेल माइग्रेंट होते हैं, फीमेल लोग ज़्यादा स्टेट के अंदर माइग्रेट करते हैं, और मोस्ट ऑफ दीज वर माइग्रेंट्स रिलेटेड टू मैरिज, और ज़्यादातर फीमेल लोग माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ मैरिज। समझ में आया ये। तो अगर आप ये डेटा भी देखें यहाँ पे 2 चार्ट यहाँ पे दिया गया है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। एक चार्ट है अबाउट इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और दूसरा चार्ट है अबाउट इंटर स्टेट माइग्रेशन के बारे में। तो इंट्रा स्टेट में मेनली फीमेल डोमिनेट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, रूरल टू रूरल अगर माइग्रेशन हो रहा है तो फीमेल माइग्रेट कर रही है मेनली, और वो रीज़न क्या है माइग्रेट करने का उनका, ड्यू टू मैरिज। ठीक है, तो इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल्स predominate the streams of short distance rural to rural migration in both type of migration। अगर हम बात करें रूरल टू रूरल इंट्रा स्टेट में और यहाँ पे भी इंटर स्टेट में भी रूरल टू रूरल देखें तो दोनों में ही फीमेल्स का क्वांटिटी ज़्यादा है। फीमेल मतलब ये डार्क वाला जो बार है वो ज़्यादा फीमेल डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है रूरल टू रूरल एरिया में तो वहाँ पे फीमेल ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। ठीक है, दोनों ही में। और मैन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो इंटर स्टेट माइग्रेशन में रूरल टू अर्बन स्ट्रीम, कहाँ है रूरल टू अर्बन स्ट्रीम, ये रहा रूरल टू अर्बन स्ट्रीम। तो उसमें मेन प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, मेन ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स, मतलब इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो आपसे बस एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन इतना सा पूछ लेंगे कि विच स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट इन इंडिया। तो मेल माइग्रेंट कौन सा स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन फॉलो करते हैं, तो आपको लिखना होगा कि मेल प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन। एक तो रूरल टू अर्बन स्ट्रीम फॉलो करते हैं वो भी कौन सा का, इंटर स्टेट माइग्रेशन का। तो ये आपको पूरा आंसर लिखना होगा इसमें। ठीक है, एक बार सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग कि स्टेट द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। 4 स्ट्रीम पूछेंगे तो 4 स्ट्रीम आपको लिखना होगा, ये है 4 स्ट्रीम का नाम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डेटा के ऊपर भी पूछ सकते हैं वो लोग। आपसे क्या करेंगे कि ये डेटा दे देंगे
ये फिगर 2.1 का ए दे देंगे और पूछेंगे, पहला क्वेश्चन होगा कि विच माइग्रेशन स्ट्रीम शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरीज। तो कौन सा स्ट्रीम में, ये 4 स्ट्रीम में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो चारों स्ट्रीम में मेल और फीमेल हाईएस्ट किस में है पूछेंगे। तो आपको आंसर देना होगा रूरल टू रूरल स्ट्रीम में फीमेल भी ज़्यादा है और मेल भी ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी 3 स्ट्रीम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाई डज दिस माइग्रेशन स्ट्रीम शो द हाईएस्ट माइग्रेशन इन बोथ कैटेगरी। पूछेंगे कि ये स्ट्रीम में क्यों सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है, इसका रीज़न पूछेंगे। तो आपको पता है कि फीमेल हाईएस्ट है क्योंकि फीमेल क्यों मूव करती है, ड्यू टू मैरिज। ठीक है, और मेल हाईएस्ट क्यों है, तो मेल के लिए आप लिख सकते हैं कि मेल मूव करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वाई डू फीमेल माइग्रेट्स डोमिनेट इन ऑल 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। ये चारों ही स्ट्रीम अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है सब में। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसका आंसर आप दे सकते हैं कि फीमेल्स मूव करती हैं बिकॉज ऑफ मैरिज, या फिर पति के साथ साथ भी मूव करते, बोल सकते हैं मूव विथ हाउस होल्ड, और जो भी माइग्रेशन का रीज़न बनता है वो आप दे सकते हैं बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन, हायर वेजेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इन सब कारण से फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करती है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछ लेंगे इसी डेटा के ऊपर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पूछेंगे कि विच आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। ये चार्ट बना के दे देंगे और पूछेंगे कि विच आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। तो 4 स्ट्रीम का नाम आपको यहाँ से लिखना होगा, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कॉमन फीचर शोन अमॉन्ग ऑल द माइग्रेशन स्ट्रीम। तो सभी माइग्रेशन स्ट्रीम में कॉमन फीचर क्या है, तो कॉमन फीचर ये है कि फीमेल माइग्रेंट्स क्या है, ज़्यादा है चारों ही स्ट्रीम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इन विच स्ट्रीम इज़ द नंबर ऑफ फीमेल माइग्रेंट्स इज़ द हाईएस्ट, और आपसे रीज़न भी पूछेंगे क्यों हाईएस्ट है। तो चारों ही स्ट्रीम में किस में फीमेल माइग्रेंट हाईएस्ट है, तो आपको बोलना होगा रूरल टू रूरल स्ट्रीम में। और क्यों हाईएस्ट है, बिकॉज ऑफ मैरिज वो मूव करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि आपको ये दोनों टेबल दे देंगे, दोनों चार्ट दे देंगे और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि इन द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, मतलब इसमें विच जेंडर हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ माइग्रेशन एंड इन विच डायरेक्शन। कौन सा जेंडर ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है और किस डायरेक्शन में। तो आपको लिखना होगा कि फीमेल ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है और किस डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, फ्रॉम रूरल टू रूरल। समझे कि नहीं समझे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इन इंटर स्टेट माइग्रेशन, मतलब इस वाले में विच जेंडर हैज़ द हायर रेट एंड इन विच डायरेक्शन। कौन सा जेंडर ज़्यादा मूव कर रहा है और कौन सा डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेल ज़्यादा मूव कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इन विच फॉर्म माइग्रेशन सीम्स इक्वल अमॉन्ग्स्ट मेल्स एंड फीमेल्स। किस माइग्रेशन में जो मेल और फीमेल का माइग्रेशन है वो दोनों सेम है। तो आप देखेंगे कि अर्बन टू रूरल अगर देखें यहाँ पे, अर्बन टू रूरल यहाँ पे भी और अर्बन टू रूरल यहाँ पे भी, तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली मेल और फीमेल का नंबर्स क्या है, सेम है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अर्बन टू रूरल। तो बस ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जाम में, और इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते। तो हमने ख़त्म कर लिया इंटरनल माइग्रेशन को, अब हम लोग मूव करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन पे। तो बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन का, तो इंडियन सेंसस 2011 हैज़ रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए हुए हैं। और आउट ऑफ दिस, और इन 5 मिलियन में से अबाउट 88.9 मतलब 89% लोग हमारे नेबरिंग कंट्रीज से आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, उसके बाद नेपाल और पाकिस्तान। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर इस टेबल में देखें तो आप पाएंगे कि इंडिया में 51% लोग बांग्लादेश से आए हैं, फिर 17% लोग पाकिस्तान से आए हैं और सिर्फ 15% लोग नेपाल से आए हैं। तो ऑर्डरिंग क्या होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि यहाँ से मूव किया है। तो इसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री से लोग ज़्यादा माइग्रेट किए हैं। चलिए, तो हमने ख़त्म कर लिया एक टॉपिक जिसका नाम था स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा ये स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। अब तक तो आपको ये स्पेशल वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा, अगर आपने पीछे का चैप्टर्स मेरे वीडियो से पढ़ा है तो। स्पेशल वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे कैसा कैसा माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, स्पेशल का मतलब होता है प्लेस। तो अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स के,
जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट माइग्रेंट्स अक्सर यहाँ पे मूव करते हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एट्सेट्रा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से निकल के लोग इस सब स्टेट में जाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो आप बात करें कि इन सब स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मूव करते हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर हरियाणा में। तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र ऑक्युपाइड द फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स। तो सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मूव करते हैं। और कहाँ से मूव करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के, कि बिहार से, या राजस्थान से। तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं और सबसे ज़्यादा लोग एंटर कहाँ पे करते हैं, महाराष्ट्र में। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ द इमिग्रेंट पॉपुलेशन। ठीक है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन, तो आपको लिखना होगा महाराष्ट्र। फिर आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं, सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेंट है, तो आपको लिखना होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अब ऐसे भी पूछने लगे हैं, ये लोग पूछते हैं कि नेम द अर्बन एग्लोमेरेशन हैविंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन। अगर अर्बन एग्लोमेरेशन का बात किया जाए, इसका मतलब क्या होता है हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऐसा कौन सा अर्बन एग्लोमेरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, तो उसका नाम होगा ग्रेटर मुंबई। ठीक है, बस आप इतना याद करके रखिएगा। चलिए, तो स्पेशल वेरिएशन में इतना ही था और कुछ है नहीं यहाँ पे। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। तो ये टॉपिक तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे के चैप्टर्स में। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं कि द रीजन्स ऑफ माइग्रेशन, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीज़न है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब अगर आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस में, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कुछ बुराइयाँ है, तो वो सब बुराइयाँ आपको पुश करेंगे कि आप जाओ यहाँ से। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन जो भी है, वहाँ से आप मूव कर जाते हैं। तो जिस भी रीजन से आप मूव करते हैं वो सब रीजन कहलाता है पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं और आपको दिल्ली काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में आपका काफ़ी अच्छा मान लीजिए कि वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छा है, वाटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन है, हर चीज़ है मान लीजिए। तो लोग क्या करेंगे, बिहार से क्या कहाँ मूव कर जाएंगे, दिल्ली में। तो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली का अच्छा चीज़ देख के लोग मूव कर रहे हैं ना। तो दिल्ली का जो अच्छा फैक्टर्स है, वो सब फैक्टर्स कहलाएगा पुल फैक्टर्स। वो सब आपको खींच रहा है, समझे कि नहीं। तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पुल फैक्टर्स का मतलब है विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो पुश फैक्टर को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एट्सेट्रा। तो पुश फैक्टर में मेनली नेगेटिव फैक्टर्स आते हैं, पुल फैक्टर में मेनली पॉजिटिव फैक्टर आते हैं। आप देखें यहाँ पे पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन, ये सब नेगेटिव फैक्टर्स है। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्राउट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। तो ये सब चीज़ आ गया पुश फैक्टर में, सबको आपको याद करके जाना है। और पुल फैक्टर्स का बात करें तो अंदर पुल फैक्टर मतलब अच्छे फैक्टर्स इसमें आएंगे कि देर आर पुल फैक्टर्स विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज़। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, रिलेटिवली हायर वेजेस। तो ये सब क्या है, पुल फैक्टर्स है। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट। तो ये सब चीज़ क्या आ गया, आर क्वाइट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछ लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा कि वाई डू पीपल माइग्रेट। तो आपको दोनों ही डिस्कस करना होगा, पुश और पुल दोनों। ठीक है, ये पूरा लिखना होगा आपको, ये पूरा पैरा के साथ। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसे कि एक्सप्लेन एनी 3 पुश फैक्टर्स दैट हैव कॉज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। तो पुश फैक्टर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ये जितना ब्लू से जो अंडरलाइन किया गया है वो आपको लिखना होगा। वैसे आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एनी 3 पुल फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड जो भी माइग्रेशन है, तो आपको ये लिखना होगा फिर। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। लेकिन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में एक और पहलू है। अगर हम जेंडर के बेसिस पे बात करें कि मेल क्यों माइग्रेट करते हैं खासकर से, और फीमेल्स क्यों माइग्रेट करते हैं, तो वो अब यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो देखिए, रीज़न फॉर मेल्स माइग्रेशन एंड फीमेल्स माइग्रेशन आर डिफरेंट। दोनों का माइग्रेशन करने का रीज़न डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन। काम के लिए लोग ज़्यादा मेल माइग्रेट करते हैं,
अप्रॉक्सीमेटली 20% लोग 26% मेल जो है वो वर्क के लिए माइग्रेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2.3% फीमेल ऐसे हैं जो वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करती है। ठीक है, तो डेटा के साथ आपको याद करना है। और वहीं फीमेल्स क्यों माइग्रेट करती हैं, तो इसके लिए जवाब ये होगा कि अबाउट 67% ऑफ फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउसेस फॉलोइंग देयर मैरिज का वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैरिज का वजह से मेल्स भी माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेघालय, ये एक एक्सेप्शन है कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिवर्स केस है। यहाँ पे क्या होता है कि शादी होने के बाद पति जो है, मेल जो है, वो पत्नी के घर में मूव कर जाता है। ठीक है, पति का विदाई होता है यहाँ पे मेघालय में। तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 4% जो है मेल का माइग्रेशन वो होता है ड्यू टू मैरिज माइग्रेशन। ठीक है, तो डेटा के साथ आपको याद रखना है। तो पूरे को समराइज अगर करना चाहे तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट का वजह से 26% मेल माइग्रेट करते हैं और 2.3 फीमेल माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और मैरिज का वजह से 67% फीमेल माइग्रेट करते हैं और 4% मेल माइग्रेट करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि आपसे कि एक्सप्लेन द मेन रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली इन इंडिया। ठीक है, तो मेल्स का माइग्रेशन का रीज़न बताना है और फीमेल्स का माइग्रेशन का रीज़न बताना है। तो रीज़न तो एक ही है, लेकिन आप परसेंटेज के साथ लिखिएगा तो आंसर आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का मेन जो टॉपिक है अभी स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। लोग माइग्रेट करने से क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए, तो माइग्रेशन क्या है? एक रेस्पॉन्स है टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर स्पेस का मतलब प्लेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी कम है। तो माइग्रेशन यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन से माइग्रेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, पीपल ऑलवेज मूव करते हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी टू अ प्लेस ऑफ हाई अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। ठीक है, तो माइग्रेशन से बहुत बेनिफिट और प्रॉब्लम दोनों होता है। तो हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पैसा के मामले में इफेक्ट पता करें तो ये रहा इसका इफेक्ट। ये देखिए, अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन मतलब जहाँ से लोग माइग्रेट करके गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से लोग माइग्रेट करके यूएसए चले गए हैं तो इंडिया हो गया सोर्स रीजन बोल सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस बोल सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक है, और यूएसए को बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो एक मेजर बेनिफिट है सोर्स रीजन के लिए, मतलब इंडिया के लिए एक मेजर बेनिफिट ये होगा कि इज़ द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। रेमिटेंस क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया से कोई इंसान यूएसए गया, वहाँ पे अच्छा खासा कमा के कुछ पैसा वापस इंडिया भेजेगा, तो वो जो जितना भी पैसा वापस इंडिया भेजे ना, उस पैसा को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस क्या हो गया? एक बेनिफिट हो गया। तो रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो वो लोग तो पैसा भेजेंगे, वो तो डॉलर में भेजेंगे। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है वो लोग जो रेमिटेंस भेजते हैं, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। ठीक है, कोई भी देश चाहता है कि हमारे पास क्या हो? फॉरेन एक्सचेंज हो, मतलब डॉलर हो। तो हम लोग यहाँ से कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज। कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जैसे कि पंजाब, केरला, तमिलनाडु, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बाहर माइग्रेट करते हैं और वो लोग कमा के वापस भेजते हैं। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर बात करें इंटरनल माइग्रेशन का, तो इंटरनल माइग्रेंट्स वेरी मीगर्स, मतलब बहुत कम लोग रेमिटेंसेस से फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन जितना भी रेमिटेंसेस भेजते हैं, मतलब मान लीजिए कि बिहार से कोई मजदूर है, निकल के गया महाराष्ट्र में कमा रहा है, तो महाराष्ट्र में कमा के कुछ तो वापस बिहार भेजेगा ना, तो यहाँ पे भी वो रेमिटेंसेस कहलाएगा। ठीक है, भले ही वो रेमिटेंसेस बहुत कम होता है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया, मतलब बिहार का डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करेगा। वो पैसा जो भेजता है वो लोग क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? रेमिटेंसेस आर मेनली यूज्ड फॉर फूड के लिए यूज़ कर लेंगे बिहार के लोग, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, कोई लोन हुआ तो वो चुकाएंगे, ट्रीटमेंट इलाज करवाएंगे, मैरिज करवाएंगे, चिल्ड्रंस एजुकेशन में खर्च करेंगे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में रेमिटेंसेस लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा, रेमिटेंसेस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। इन सब गरीब स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेमिटेंसेस से ही इन लोग का खर्च चलता है, मतलब ज़्यादातर खर्च ऐसे ही चलता है। तो बोल सकते हैं ये क्या है? वहाँ का लाइफ ब्लड है। ठीक है, रेमिटेंसेस। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा
टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी। ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली सक्सेस कहाँ पे हुआ था? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सक्सेस हुआ था। तो यहाँ पे सक्सेस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके आए हुए थे, तो लेबर ज़्यादा होगा तो ग्रीन रिवोल्यूशन भी यहाँ पे सक्सेस हो गया। ठीक है, और देखिए, तो ये तो हमने बात कर लिया बेनिफिट, माइग्रेशन से बेनिफिट देख लिया, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ लॉस का। तो लॉस देखिए ये होता है कि अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैज़ कॉस्ट ओवर क्राउडिंग। जब बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे उससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगा बड़े बड़े शहरों में, और इससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग की वजह से स्लम्स डेवलप होगा, और स्लम्स से क्या होता है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मतलब पैदा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको पढ़ के जाना है। बात करते हैं कुछ डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस का। डेमोग्राफी क्या होता है? पॉपुलेशन का फीचर्स। ठीक है, तो देखिए, माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। माइग्रेशन का वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था ओवर टाइम एंड स्पेस होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये पहला बेनिफिट हो गया ऑफ माइग्रेशन का, कि माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है। दूसरा बेनिफिट का बात करें तो दूसरा बेनिफिट ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़ का पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ये हो गया दूसरा बेनिफिट। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम का बात करें, मतलब हार्मफुल इफेक्ट का बात करें, तो वो ये है कि एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। कोई एक रूरल एरिया है, बिहार का मान लीजिए कोई एक रूरल एरिया है, तो वहाँ से एक खास स्पेसिफिक एज के लोग, जवान लोग, मेनली यंग लोग मूव कर जाते हैं तो अदर स्टेट में, मान लीजिए महाराष्ट्र, दिल्ली में मूव कर गए कमाने के लिए। और स्किल सेलेक्टिव, स्किल एक खास स्किल वाले लोग जो भी पढ़ लिख लेते हैं वो बिहार से मूव कर जाते हैं दूसरे स्टेट में कमाने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ऑन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अभी आप हो सकता है कि बिहार में ज़्यादातर बूढ़े लोग पाए जाएंगे, क्योंकि सब जवान लोग तो बाहर चले गए हैं कमाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बुरा इफेक्ट पड़ा। इसके साथ साथ हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इन दीज स्टेट्स। इम्बैलेंस भी हमें देखने को मिलता है इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। एज, वही बात है फिर से कि ये सब स्टेट में मेनली जो जवान लोग तो है बाहर चले गए, अब सिर्फ बूढ़े लोग या फिर बच्चे लोग सिर्फ बचे हुए हैं स्टेट में, तो ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है। और सेक्स कॉम्पोजिशन भी इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब मेनली मेंस लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो इन सब जगह पे ज़्यादा क्या होगा? फीमेल्स लोग बचे रह जाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि सेक्स कॉम्पोजिशन भी बिगड़ गया। और वैसा ही इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा इन रेसिपिएंट स्टेट्स में भी। यहाँ से लोग निकल के जहाँ भी माइग्रेट किए हुए हैं उन सब स्टेट में क्या होगा? मेल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे भी सेक्स कॉम्पोजिशन बिगड़ जाएगा। तो एज और सेक्स कॉम्पोजिशन में क्या होता है? इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। तो ये दो डिसएडवांटेज है ऑफ माइग्रेशन। एडवांटेज भी दो है और डिसएडवांटेज भी दो है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। बात करते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन का। तो बात करते हैं पहले पॉजिटिव इफेक्ट का। तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। समाज में बदलाव होता है ऑल बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एट्सेट्रा गेट्स डिफ्यूज्ड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। तो जब लोग कमाने जाते हैं बाहर महाराष्ट्र में, वहाँ पे देखते हैं वहाँ का रहन सहन, टेक्नोलॉजी क्या है, फैमिली प्लानिंग लोग फॉलो कर रहे हैं, लड़की लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ वो लोग सीखते हैं। और वापस वो लोग आते हैं अपने वापस रूरल एरिया में जब आते हैं, मान लीजिए बिहार में जब आएंगे, तो वो सब ये आइडिया लेके आएंगे और वहाँ पे भी वो सोशल चेंज फैलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग इंटरमिक्स एक साथ उठते बैठते हैं। ठीक है, मिक्स कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है एक कॉम्पोजिट कल्चर का। कॉम्पोजिट मतलब मिक्सचर, ऐसा कल्चर जहाँ पे सब लोग एक साथ एक समान हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशंस एंड वाइडन्स ऑफ द मेंटल हॉराइजन ऑफ द पीपल। और लोगों का जो मेंटल हॉराइजन है वो वाइड होता है, मतलब सोच विकसित होता है। ठीक है, किसी के साथ भी लोग उठ बैठ के खाना खा लेते हैं, तो उतना कुछ उसमें नहीं रहता है। तो ये है दूसरा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कंपोजिट कल्चर का इवोल्यूशन में हेल्प करता है और वाइडन्स अप करता है मेंटल हॉराइजन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये हो गया दो एडवांटेज, मतलब दो सोशल एडवांटेज बोल सकते हैं। अगर बात करें नेगेटिव एडवांटेज का, तो नेगेटिव एडवांटेज ये है, अक्सर जब लोग माइग्रेट करते हैं तो
उन्हें एनोनिमिटी का सामना करना पड़ता है। मतलब जब नए प्लेस में वो जाते हैं तो उन्हें कोई जानता नहीं है, इस वजह से वहाँ पर सोशल वैक्यूम या फिर सेंस ऑफ डिजेक्शन पैदा हो जाता है। मतलब लोग उससे बात नहीं करते, कोई उनसे जानता नहीं है, कोई उनका नाम नहीं जानता है, तो लगते हैं कि काफ़ी अकेला पड़ जाते हैं वो लोग। और ऐसा अकेलापन के कारण वो लोग क्या हो जाते हैं, पीपल फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़। नशा करने लग जाएंगे या फिर कोई क्राइम करने लगेंगे। तो ये सब हो जाता है कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन का। ठीक है, चलिए हमने देख लिया सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब मूव करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होगा। इन्वायरमेंटल हो गया, सोशल हो गया, डेमोग्राफिक, किसी में भी पूछ सकते हैं वो लोग। चलिए, तो इन्वायरमेंटल का तो मेनली नेगेटिव ही इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी रेड से अंडरलाइन है ना, रेड वाला, तो वो नेगेटिव है, अगर ब्लू से अंडरलाइन है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, overcrowding of people due to rural urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban area. overcrowding का वजह से जो सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से अनप्लान ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, ऑफ अर्बन सेटलमेंट, और अनप्लान ग्रोथ का वजह से क्या हो जाएगा, स्लम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगी। तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। और क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, डिस्पोजल ऑफ सीवेज में प्रॉब्लम आएगा, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज। तो ये था कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। बात करते हैं अदर्स, और यहाँ पे कुछ आपका मन में भी आए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं कुछ और इम्पैक्ट का। तो कुछ और इम्पैक्ट ये है कि मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। जब किसी रूरल एरिया से लोग इन द रूरल एरियाज अगर मेल्स माइग्रेट कर जाएंगे तो बच गया कौन, फीमेल्स लोग बच गया, तो उन पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, घर का काम भी, बाहर से कुछ सामान भी ले आना, ये सब काम पड़ जाता है, और मेंटल प्रेशर, अब पूरा घर का जिम्मेदारी एक औरत पे से पड़ जाता है, बच्चा को भी पालना है और घर को भी संभालना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर पड़ता है ऑन द फीमेल्स। ये हो गया इम्पैक्ट। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात करें तो माइग्रेशन ऑफ वुमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहेंसेस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी। अगर वुमेन माइग्रेट कर रही हैं फॉर एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इससे क्या होता है कि वुमेन का स्टेटस बढ़ता है इन द सोसाइटी, तो उसका ऑटोनॉमी और रोल इन द इकोनॉमी भी इन्हांस हो जाता है। ठीक है, और रेमिटेंसेस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन। रेमिटेंसेस तो बेनिफिट है, ये हमने पहले देख लिया था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में। लेकिन अब रेमिटेंसेस का एक और पहलू भी है कि मान लीजिए बिहार का आदमी निकल के महाराष्ट्र में गया, महाराष्ट्र से कमा के पैसा भेज रहा है, रेमिटेंसेस भेज रहा है, तब तो बहुत अच्छा है बिहार के लिए। लेकिन अगर बिहार के नज़रिए से सोचे तो देखिए, पहले अगर वो इंसान बिहार में स्किल्ड अगर इंसान रहता तो वो बाहर महाराष्ट्र नहीं जाता, वहीं पे कमाता खाता, तो ले देखे बिहार का इकोनॉमी को इफेक्ट पॉजिटिव बेनिफिट मिलता। लेकिन जो बिहार को लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हाई स्किल्ड पीपल वहाँ से मूव कर जा रहे हैं, तो लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक काफ़ी सीरियस कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है बिहार को। ठीक है, और अगर इंटरनेशनली भी बात करें तो वही इफेक्ट है कि ग्लोबल मार्केट में अभी ऐसा स्ट्रक्चर है कि लोग हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल को उठा ले जाते हैं फ्रॉम द पुअर रीजन्स। इंडिया में भी ऐसा बहुत सारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो लोग अमेरिका या फिर लंदन यहाँ सब चले जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इसको क्या हो रहा है, इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया का स्किल्स वहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है माइग्रेशन का। ठीक है, अगर ये लोग इंडिया में रहते तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलता। तो इस वजह से क्या होता है कि द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन, बिहार हो गया या फिर इंडिया हो गया, या फिर जो अंडर डेवलपमेंट पहले था वो फिर से वापस री इन्फोर्स हो जाता है, मतलब वापस लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर आज की क्लास को समराइज़ करना चाहे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए, सबसे पहले हमने ये एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा कि माइग्रेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर टाइम एंड स्पेस। दूसरा, हमने इंडियन डायस्पोरा का 3 स्टेजेस पढ़ा। तीसरा, हमने पढ़ा माइग्रेशन का डेटा में कैसे कैसे वक्त के साथ साथ कैसे कैसे चेंजेस हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में माइग्रेशन जो है वो कौन से 2 आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला था प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा था प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या होता है उसका मतलब हमने देखा। फिर हमने देखा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल और इंटरनेशनल हमने देखा। फिर इंटरनल में कौन से स्ट्रीम है वो हमने देखा 4, और फिर उसके ऊपर
क्या क्या एनालिसिस इसका हमने किया, ठीक है, कि कौन ज़्यादा माइग्रेट करता है, कहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट करता है, क्यों माइग्रेट करता है, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन में हमने सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता किया कि कितने कितने लोग, कितने परसेंट के लोग कौन से नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं। उनका सिर्फ रैंकिंग याद कीजिएगा कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से। उसके बाद हमने देखा स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन कि कौन से स्टेट से निकल के कहाँ पे जाते हैं, कौन सा हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, पुश पुल फैक्टर हमने किया। फिर हमने देखा कि मेल और फीमेल्स क्यों अलग अलग, उनका माइग्रेशन करने का रीजन्स अलग अलग क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, सोशल कॉन्सिक्वेंस, सबका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस और अदर्स कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव नेगेटिव सबका चला है, ठीक है। तो इतना था हम लोग का आज का चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर मेल माइग्रेशन। तो मेल माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। विच स्टेट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट मैक्सिमम कौन रिसीव करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टेट ना पूछ के अर्बन एग्लोमरेशन पूछता तो हम लोग बोलते हैं ग्रेटर मुंबई। तीसरा क्वेश्चन है कि मेन रीज़न क्या है फीमेल माइग्रेशन का। तो फीमेल माइग्रेशन का मेन रीज़न होता है मैरिज, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है मेरे को कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।